आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं कुमार राजेंद्र कानूनगो। मेरे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर यादव मौजूद हैं। मैं उनका स्टेट अपडेट में स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से, जो लोकसभा की 29 सीटें हैं, उसमें से 24 सीटों के टिकट डिक्लेयर कर दिए हैं और 5 को अभी होल्ड पर रखा है। तो 5 सीटें जो होल्ड पर रखी गई हैं, क्या इसमें कोई पेच है या और ज़्यादा गंभीरता से सोचने की बात आ रही है? क्योंकि बाकी जगह पर तो डिक्लेयर हो गए हैं, उसमें कुछ लोगों के टिकट कटे हैं, कुछ नए लोगों को अवसर दिया गया है। तो इसमें आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या विश्लेषण करेंगे आप? बिल्कुल सर, चूंकि मध्य प्रदेश में ऐसा माना जा रहा था अब की बार 29 पार, पूरे 29 सीटें का गुलदस्ता जो है, कमल का फूल, 29 कमल के फूल मोदी जी की झोली में डालने की बात शिवराज सिंह चौहान जी किया करते थे। और डॉक्टर मोहन यादव भी मेहनत कर रहे हैं। जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने कोशिश की है कि 29 की 29 सीटें वहाँ पहुँचें। लेकिन जिस तरह से इंदौर, उज्जैन, धार, बालाघाट और छिंदवाड़ा 5 लोकसभा सीटों पर होल्ड किया गया है, उसमें आपको सर मैं बताना चाहूँगा कि इंदौर में ताई और भाई की जो लड़ाई है, उस ताई और भाई में ये माना जा रहा है कि बीच का मामला, जीतू जिराती जो वहाँ पे हैं, अच्छे नेता हैं, पहले विधायक रहे हैं, जीतू जिराती सर्वमान्य नेता हैं। लेकिन अगर जो वहाँ पर जो पूर्व से विधायक सांसद महोदय हैं, उनका अगर लालवानी जी का टिकट काटा जाता है तो उसके पीछे का रीजन ये विश्लेषण किया जा रहा है कि उनका टिकट काटने के बाद किसको वहाँ पर दिया जाए, कौन ऐसा होगा जो सर्वमान्य नेता होगा। अब इसके पहले ताई का माना जाता है पार्टी के प्रत्याशी थे, लेकिन वो उनका समर्थन ताई की तरफ था और वो ताई के समर्थक माने जाते थे ललवानी जी। अब इस बार भाई के समर्थक को दे दिया जाए। मैं पार्टी के कार्यकर्ता हैं सभी, लेकिन मेरा ये मानना है कि शायद इस मुद्दे पर डिस्कशन होने की वजह से इंदौर को रोका गया होगा। उज्जैन में डॉक्टर मोहन यादव अब मुख्यमंत्री हैं और इसके पहले जिनको वहाँ पर अनिल फिरोजिया जी को लोकसभा में जिताया गया था और वो पहले विधायक भी रहे मध्य प्रदेश सरकार में, अनिल फिरोजिया जी अपने लेवल पे बहुत मेहनती आदमी हैं। लेकिन अब वहाँ कोई नया आदमी, अब मोहन यादव जी के कहने पे एक राज्यसभा का वहाँ से जो संत महोदय को वहाँ से राज्यसभा में भेजा गया है और अगला लोकसभा का वहाँ जो प्रत्याशी होगा वो डॉक्टर मोहन यादव के अनुशंसा पर और उनकी पसंद का बनेगा। और शायद अनिल फिरोजिया के नाम पर अभी सब आम सहमति नहीं बनी है, वहाँ बदलाव हो सकता है, इसलिए उसको होल्ड पर रखा गया है। ऐसे ही धार की स्थिति, रंजना बघेल और जो अभी वर्तमान में है, इन लोगों के बीच में जिस तरह से फाइट चल रही है, तो धार से एक नया चेहरा सुमेर सिंह सोलंकी जो राज्यसभा में है, इससे बल इस बात पे मिलता है कि प्रधानमंत्री महोदय ने अपने कल सारे सांसदों को संबोधित करते हुए कहा था कि राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो भी चुनाव मैदान में उतरें। इससे ऐसा लग रहा है कि धार में हो सकता है कि धार में वो सुमेर सिंह सोलंकी को लोकसभा में उतार सकते हैं। एक युवा चेहरा है और चुन के वहाँ पे जाएंगे, राज्यसभा में किसी और को मौका दे दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो अगली सीट आती है बालाघाट सिवनी की, बालाघाट में इसके पहले गौरी शंकर बिसेन सांसद हुआ करते थे, अब ढाल सिंह बिसेन सांसद हैं। अब गौरी शंकर बिसेन चूँकि विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं और उन्होंने मौसम बिसेन को सांसद के रूप में प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की है, तो ये बिसेन बंधुओं में ये सीट फंसी हुई है और इनमें कोई नया चेहरा, युवा चेहरा हो सकता है गौरी शंकर बिसेन जी की सुपुत्री मौसम बिसेन को मिल जाए। वैसे तो ढाल सिंह बिसेन मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं और उनकी छवि साफ सुथरी है, अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो टिकट क्यों होल्ड किया गया है, वो बिसेन बंधुओं की आपसी एक दूसरे के असामंजस्य की वजह से मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मौसम बिसेन को विधानसभा में टिकट मिला था और एंड टाइम पर उनका विड्रा करके पिताजी ने, उनके पिताजी हैं गौरी शंकर बिसेन जी, उन्होंने कहा कि अब मैं चुनाव लड़ूंगा, तो वो चुनाव लड़े और हार भी गए। तो इसका असर कितना होगा, अब ये भाजपा इस पर वो कर रही है, चिंतन कर रही है कि अगर गौरी शंकर बिसेन या मौसम बिसेन को दिया तो ढाल सिंह बिसेन का कितना सपोर्ट मिल पाएगा, क्योंकि अभी गौरी शंकर बिसेन हार चुके हैं और अभी वहाँ स्थिति अच्छी नहीं है। अब ये छिंदवाड़ा की यदि हम बात करें, क्योंकि छिंदवाड़ा सबसे बड़ा पेंच है और एकमात्र सीट पहले भी
29 में से 28 बीजेपी के खाते में गई थी और छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के सुपुत्र नकुलनाथ जीते थे। तो छिंदवाड़ा में आपका क्या गणित है, क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में शुरू से प्रतिस्पर्धा रही है। वहाँ सुंदरलाल पटवा जी भी इसके पहले चुनाव लड़ चुके हैं और अभी ये चर्चा चल रही थी कि 18 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को छिंदवाड़ा से टक्कर देने की बात की जा रही थी। लेकिन एक चर्चाएं चल रही हैं कि नकुलनाथ भाजपा में आ सकते हैं, ऐसी गासिप हैं, चर्चाएं चल रही हैं। चर्चा तो कमलनाथ जी की भी चल रही थी और अगर ऐसा कुछ होता है तो वो टिकट इसलिए होल्ड पे रखी गई है कि संभव है कि क्लीन स्वीप देने के लिए वो भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हो जाए और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन वो कह चुके हैं नकुलनाथ की, न मैं बीजेपी में जा रहा हूं न कमलनाथ जी बीजेपी में जा रहे हैं। सर बिल्कुल, ये लेकिन कांग्रेस की कथनी और करनी में ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी नहीं कहते थे। उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा को कोसते थे और उसके बाद पता लगा कि वो भाजपा में चले गए, राज्यसभा में आ गए और मंत्री बन गए, केंद्र में मंत्री बन गए। तो ये नेताओं की अब नैतिकता और जो सच्चाई है, बयान कब उनका आस्था, रातों रात मन की, हृदय की आवाज़ सुन के, अंतरात्मा की आवाज़ सुन के मीटिंग में जाते हैं विधायक और कांग्रेस के लिए वोटिंग करने के लिए, अंतरात्मा अचानक रात में जागृत होती है और भाजपा को वोट दे देते हैं वो। तो ये राजनीति में अब संभव नहीं है कि कोई अपनी जिस दल से चुन के आता है उस दल के प्रति उसका समर्पण हो। और जैसी चर्चाएं चल रही हैं, मैं नहीं कहता कि ये इसमें कितनी सच्चाई है, परंतु कुछ ना कुछ चल रहा है छिंदवाड़ा में और अचानक कोई बड़ा धमाका करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा बेहतर करने की कोशिश में है। क्योंकि छिंदवाड़ा में इनके पास ऑप्शंस नहीं है। या तो शिवराज सिंह चौहान ऑप्शंस थे कि शिवराज सिंह चौहान को वहाँ अगर चुनौती देने जाते और छिंदवाड़ा से वो अगर लोकसभा सांसद बनते तो वो केंद्र में मंत्री भी होते और प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता माने जाते। लेकिन उनको तो बहुत सरल सीट विदिशा की दे दी गई, वहाँ से वो पहले भी जीतते रहे हैं कई बार। सर विदिशा भोपाल ऐसी सीटें हैं कि टिकट मिलते ही साथ अपने आप को सांसद मान लेना चाहिए और ये मान लिया शिवराज जी ने या आलोक शर्मा जी ने। लेकिन ये चुनौती ऐसे बड़े नेताओं को, एक बार सुषमा स्वराज जी से मैंने सवाल किया था कि आप जैसे दिग्गज नेता को विदिशा संसदीय क्षेत्र जैसी सुरक्षित सीट में क्यों उतारा गया है? अरे आपको तो जहां कांग्रेस का गढ़ है वहां चुनौती देने जाना चाहिए। तो यही स्थिति शिवराज जी की। शिवराज जी को अगर दिग्गज नेता है, चुनौती देना है और वो 29वां कमल मोदी जी की झोली में डालना है तो उनको छिंदवाड़ा में उतारा जाना था। लेकिन पार्टी का निर्णय है, पार्टी क्या करती है ये पार्टी के बहुत सारे, हमारी और आपकी सोच से बहुत ऊपर भाजपा की सोच होती है। मैं यहाँ ये बात करना चाहता हूँ कि इंदौर में जिस प्रकार से राज्यसभा का बोला गया है प्रधानमंत्री जी द्वारा कि राज्यसभा के सांसदों को भी चुनाव में, लोकसभा में वो आना चाहिए, तो क्या इंदौर में कविता पाटीदार जो भेरूलाल जी पाटीदार की सुपुत्री हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, इस ताई और भाई के उसमें बीच का रास्ता निकाल करके और उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जा सकता है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही आपने सवाल किया है और ये ऐसी चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी कथनी और करनी में अंतर बताने में थोड़ा सा संकोच कर रही है। वो कहती है हम 35% महिलाओं को देंगे और अभी 25 में से 4 महिलाओं को उन्होंने डिक्लेयर किया है। अब ये जो 5 सीटें बची हैं, ये 5 सीटों में एक आध महिला को देना चाहिए इनको। एक आध महिला को अगर और देंगे तो इसका फायदा मिलेगा। अभी पार्टी ने जिस तरह से 25 में से 4 महिलाओं के नाम डिक्लेयर करे हैं, 24 में से 4 करे हैं, तो ये अंतर वो जो कहती है भाजपा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महिलाओं का योग आ रहा है, हम उनको 50% आरक्षण देंगे, हम 50% उनको टिकट देंगे। तो अगर 29 में से 9 टिकट दे दिए जाते तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बराबरी की स्थिति होगी। लेकिन अभी एक सीट हो सकता है किसी महिला को, क्योंकि ताई पहले इंदौर का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और कविता पाटीदार के पिताजी भी चूंकि मंत्री रहे हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष रहे हैं और भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं, तो हो सकता है कि इस पर कुछ आगे मामला बढ़ सकता है। लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद नज़र आ रही है, जीतू जिराती या कोई नया चेहरा सामने आने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, आपका स्टेट अपडेट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं और कृपया यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें और मुझे दें आज्ञा। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय के साथ नमस्कार।